ग्रेटर इसराइल जो है वो अरब के हक में नहीं है। ग्रेटर इसराइल तो वही आपको है ना कि वो एक दरिया जो है वो यूफ्रेटिस से वो कहते हैं लेकर हम नील के साहिल तक जो है हमारा ग्रेटर इसराइल है, जो बिब्लिकली हमें डिवाइन पावर के तौर पे हमें बता दिया गया है कि ये हमारा है और हमने इसको हासिल करना ही करना है। ये अपने हिब्रू मीडिया में वो लिखते भी हैं, और ये स्मोट्रिच और बेन ग्वेर अपनी तकरीरों में बात भी करते हैं कि यही हमारा मकसद है। लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि खलीज के मुसलमान ममालिक जो हैं वो एक इतनी बड़ी तादाद में इसराइल बना लेंगे जो कि फॉर द चोजन पीपल होगा। आप ये देखें कि गजा के लोगों को चुन चुन के क्यों मारा जा रहा है, भूख से क्यों बिल्कुल। मारा जा रहा है, बीमारी से क्यों मारा जा रहा है, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को क्यों मारा जा रहा है कि वो चोजन लोग नहीं है। इसकी एक बिल्कुल। रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, वो इस मुकद्दस जमीन पे रहने के काबिल नहीं है, उनको यहाँ से जाना ही जाना है। और उनका ये कहना है कि हम नस्ल हर नस्ल इस इलाके के रहने वाले हैं। अब तुम लोग चोजन हो या नहीं हो, तुम लोग तो पूरी दुनिया में पहले ही भटक रहे थे, तुम लोगों को तो यहाँ पे आर्टिफिशियली ला के बिठाया गया था। और कोई यूरोप के किसी मुल्क से तुम्हारी जो है वो एथनिसिटी है, तुम तो सारे यूरोपियन ममालिक के लोग हो, तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि, और हम अरब हैं, हम इन इलाकों के रहने वाले हैं। तो अगर ये बिल्कुल। चोजन लैंड बनने की बात होती है और वो ग्रेटर इसराइल के जोग्राफिए पे बनने की बात होती है, तो उसमें कितने मुसलमानों को चुन चुन के उस ग्रेटर इसराइल से निकाल कर उस ग्रेटर इसराइल को पाक करना जरूरी होगा। तो फिर थर्ड टेम्पल बनेगा और मसाया आएगा। और ये बात जो है ये बहुत सीरियस बुनियादों पे हिब्रू मीडिया के अंदर और उनकी बयानात में और उनकी तकरीरों में होती है। ये सिर्फ वो अपने इंटरनेशनल जो स्टेटमेंट्स है उनमें ये इतनी वियर्ड बात करते नहीं हैं, उसमें ये बात होती है, उसमें ये मजलूमियत का लिबादा ओढ़ लेते हैं, एंटीसेमिटिज्म की। और उसमें ये बात करते हैं कि यहूदियों के पास सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनको एक स्टेट चाहिए। खुद वो आपस में उनका यही है कि ये हमारी जमीन है, और जितने भी यहूदिया हैं वो पूरी जो जुडाया की जो हमने रियासत बनानी है, वो जुडाया की रियासत बनने से ये होगा कि मिलियंस ऑफ मुस्लिम जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे, मरवाए या मारे जाएंगे। और वो जाए फिर, अगर जो डिस्प्लेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो खलीज के ममालिक में ही जाएंगे। तो ग्रेटर इसराइल खलीजियों को सूट नहीं करता। उनको ये जरूर सूट करता है कि सीरिया जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा पड़ा हुआ हो, और इजी इजी टू मैनिपुलेट हो, इजी टू एक्सेस हो, इजी टू क्रॉस हो। तो और बहुत, और खामोशी का जहां तक उनकी का सवाल है, उनकी ये खामोशी जो मुझे जाती तौर पे समझ आती है वो ये है कि उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो खामोशी से ही लगाया जाता है। बाज़ मुल्कों में डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से नहीं लगाया जाता, बाज़ मुल्कों में वैसे ही आवाज़ बहुत बुलंद करके नहीं की जाती, कि इसराइल में जो गजा का जेनोसाइड है, जो नस्ल कुशी हो रही है, खलीजी ममालिक उसको रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं है। उन पर, और उनको राइट। ये एहसास है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उन तक ये बातें पहुंचती हैं कि अवामुन नास के अंदर ये जज्बात पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ तुर्की जो है वो मुस्लिम उम्मा का जो है वो नई खिलाफत उस्मानिया का एक नया अलम बरदार है। तो मुझे ये लगता है कि जो अरब हैं उनकी खामोशी का मतलब ये है कि ठीक है, हम तो एक न्यूक्लियर वॉर का हिस्सा नहीं बने ना। हम हाँ, जमीन की हकीकत एक और होती है, आइडियोलॉजिकल और जज्बाती हकीकत एक और चीज होती है। गजा के जेनोसाइड को रोक लेने का मतलब है यहाँ पे एक न्यूक्लियर जंग शुरू कर देना। तो हमारी अपनी भी पॉपुलेशन है, हमारे अपने भी लोग हैं। अब वो जमाना तो नहीं है कि हम तलवारें उठाएंगे और अलमे जहाद बुलंद करके तो जहाद शुरू कर देंगे। वो एक न्यूक्लियर कंट्री है जिसके पीछे अमेरिका और यूरोप की लॉबिंग इस तरह से शामिल है कि ये तीसरी जंग अजीम बन जाएगी। ठीक है, हमने तो अवाम के जज्बात जो हैं उनको मजरू किया, लेकिन तुर्की से हमारा सवाल ये है कि तुम भी तो मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े अलमबरदार हो, तुमने क्या किया। तो टेक्निकली उनकी खामोशी ने बुनियादी तौर पे तुर्की के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा करती है। तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया के ऊपर एक ऐसा धब्बा तो बहरहाल लग चुका है जो धोने में उनको बहुत साल लग जाएंगे, चाहे वो उसकी तावील कोई भी घड़ेंगे। अब तुर्की अगर HTS की ट्रेनिंग करके बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 10 दिन के अंदर उलट सकता है सरफेस लेवल पे, उसकी बैकग्राउंड प्रेपरेशन अगर देखें तो हो सकता है काफी सालों पे मुहित हो। लेकिन 10 दिन के अंदर हमने देखा कि जितना टाइम आपको हल्ब क्रॉस करके दमिश्क पहुंचने में लगता है,
प्रैक्टिकली उतनी देर में ही बशार अल असद जो है उसको ये मुल्क बदर होने पे मजबूर कर चुके थे। तो यही एफर्ट थोड़ा सा रुख बदल के इसराइल की तरफ भी हो सकती थी। जोलानी जिसके नाम के साथ ही गोलान, जिसे अरबी में जोलान कहते हैं, लगा हुआ है, जो कि गोलान के इलाके का है, वो जो जहाद दमिश्क पे चढ़ के कर बैठा है, अ, वो यही जहाद अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए भी तो कर सकता था, गोलान का इलाका ही बचा लेता। अब वो सारे का सारा जहाद जो है वो गोलान की तरफ चला जाता, अपने नाम की लाज ही रख लेता। खलीजी ममालिक जो हैं वो अब इन हम, इसीलिए मैं बार बार ये कहती हूँ, और मैं इस चीज की बहसियत, एक देखें, एक तहकीक करने वाले बंदे की सबसे बड़ी जो क्वालिटी जो हमें उस्तादों ने सिखाई है वो ये है कि जहां आपके पास जवाब ना हो वहां ये माने कि आपके पास जवाब नहीं है, और जहां आप कंफ्यूज हैं वहां भी ये माने कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हर वक्त हर बात का कोई हतमी जवाब मौजूद है। इस और ये धुन छटेगी, ये खामोशी का मतलब भी हमें थोड़े दिनों में समझ पता चल जाएगा कि तुर्की ने ये सुइसाइडल काम क्यों किया इस वक्त, बजाय इसके कि उसका मार्च का रुख जो है HTS के वो लोग जिनको वो ट्रेन कर रहा था और फंड कर रहा था बकौल रिपोर्ट्स के, उनका रुख दमिश्क की होने की बजाय वो इसराइल की तरफ क्यों नहीं हो गया जहां पे जरूरत थी। इस वक्त सीरिया की सूरत हाल ऐसी क्रिएट करके गजा के लोगों की जो तकलीफ है उसको बैक बर्नर पे क्यों रखा। अब दुनिया में आप देखें कि गजा की बात कम हो रही है, सीरिया की बात ज्यादा हो रही है। तो तुर्की को भी इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ईरान और जो है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो भी अपने अंदर ये अपने राज छुपा के बैठे हुए हैं कि वो कौन सा एग्रीमेंट है जो हमने सीरिया के साथ किया था, जिसपे सीरिया ने खुद जो है वो कहा कि उनकी फौजों ने लड़ने से इनकार कर दिया, और उसके उसके लिए हमें क्या चाहिए था, क्या क्या एग्रीमेंट था, और हमने वो इस वक्त वो क्यों किया था, और इस वक्त हमें सीरिया के अंदर जंग करना जो है वो हमें सूटेबल क्यों नहीं लग रहा था। और रूस जो है उसको इस वक्त जो है वो सीरिया जो है उसकी हैसियत वहां पे रूस की क्या है। और तुर्की और अमेरिका जब अब आमने सामने खड़े होने वाले हैं कुर्दों के मामले में, क्योंकि US से कुर्द का इलाका वहां पे उन्होंने बिठाए इसलिए हुए हैं, और वहां का तेल और वो जखीरे उनको चाहिए ही चाहिए, और तुर्की जो है उसका डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उन्हीं कुर्दों के साथ है। तो अब USA और तुर्की इस बात को कैसे आपस में समझाने लगे, और पिछले 10 दिन के अंदर जो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की एक रिले रेस वहां पे लगी हुई है दमिश्क के अंदर, जैसा कि यूक्रेन से लेकर कुवैत से लेकर खलीजी ममालिक हैं या वेस्टर्न ममालिक हैं, ये सारे के सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो वहां पे जोलानी से मिल रहे हैं और उसकी हुकूमत को वैलिडेट कर रहे हैं। तो इसका क्या सूरत हाल निकलने वाली है। सूरत हाल एक तो बहुत क्लियर है, वो ये कि केओस बहुत लंबे अरसे तक चलेगा और खून रेजी बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। ये रेंटे जहादी कभी किसी एक बंदे के साथ नहीं चलते हैं, ये हमने बारहा देखा है, ये हमने अफगानिस्तान में देखा है। अब देखिए अफगान तालिबान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इनको आप कहीं से भी फंडिंग दे दें, हमारा जो एडवर्सरी है हमसाया मुल्क हमसे कहते हैं, वो उसकी फंडिंग करवा के उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर क्या किस चीज से वो बाज आते हैं। तो ये जो पैसे लेके डॉलर के पीछे जो जहाद होता है, ये जुलानी भी उतनी देर तक ही करेगा जब तक उसके पास डॉलर आ रहे हैं। और किस दिन वो उसको उससे शिफ्ट कर जाता है और वो एक एनलाइटेंड इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इंसान से दोबारा दहशतगर्द बन जाता है, ये भी दिनों की बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ममालिक अभी इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बने, वो ये सोच रहे हैं कि ये तमाशा थोड़ा सा और बिगड़ ले, जितना ये बिगड़ सकता है तो फिर हम इसमें आएंगे, और जो इस तमाशे का हिस्सा है वो इस तमाशे को इतना बढ़ा लेंगे कि उनसे कंट्रोल नहीं होगा। वो समझ रहे हैं कि ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, उनसे होंगी ही नहीं।